हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जे सीरीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, इसका बेसिक स्टेटमेंट समझेंगे और साथ में इसके जो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप जे एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डायरेक्टली ये वीडियो बेनिफिट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं आपको टॉपिक ये ले रहा हूँ ओम्स लॉ, इसका हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बाकी अगर आप डिप्लोमा या फिर आईटीआई के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए वीडियो बेनिफिट रहेगी, आप इसे फॉलो कर सकते हो अपने नोट्स वगैरह बनाने के लिए और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं ओम्स लॉ। देखिए, जो ओम्स लॉ है वो एक तरीके से पिलर है अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए एक पिलर का तरीका काम करता है। हर छोटे बड़े कंसेप्ट में आपको यहाँ पे ओम्स लॉ देखने को मिल जाता है। तो कंसेप्ट इसका बिल्ड होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, या फिर आईवी करेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे, आईवी करेक्टरिस्टिक या फिर वीआई करेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से इनके स्लोप्स होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली, एंड तक की देखिएगा। जैसा भी आपका फीडबैक होता है कमेंट करके आप बता सकते हो, या फिर लाइक डिसलाइक से भी आप अपना प्यार शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, बुकिश लैंग्वेज जरा यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोग रिलेट करते हुए समझेंगे। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड। मतलब कि अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि अगर मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर रखा हुआ है, राइट, क्लियर, कंडक्टर रखा हुआ है, और अगर हम इस कंडक्टर को किसी हम सप्लाई से जोड़ दें, मतलब इस तरीके से अगर कोई सप्लाई हम जोड़ दें, तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस में, मतलब इस कंडक्टर के अक्रॉस में हमने क्या किया है, एक तरीके से वोल्टेज को अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या किया है, वोल्टेज को अप्लाई किया, राइट। आप देखोगे इस तरीके से वोल्टेज अप्लाई हुआ ना इसके दोनों साइड में। तो अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस में किसी तरीके का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होने लगती है। करंट मतलब कि आई फ्लो होने लगती है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बताया था ना। तो इसमें से जो हमारे चार्ज वगैरह होते हैं वो हमारे फ्लो होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाते हैं। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है, तो ये करंट कितनी फ्लो होगी, ये डिपेंड कर रहा होता है वोल्टेज पे। आप जो इसका वोल्टेज होता है उसी हिसाब से करंट फ्लो हो रही होती है। अब कैसे फ्लो हो रही होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना हमारा वोल्टेज आप बढ़ाते जाओगे उतनी ही आपकी करंट कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यही चीज हमारा जो स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट होता है ओम्स लॉ का। ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो ये करंट है ये हमारी फ्लो हो रही है ना थ्रू अ कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड। क्लियर हो गया, वी प्रोपोर्शनल टू आई, क्लियर। ठीक है, provided the temperature and other physical condition remains constant। मतलब कि अगर हम इस कंडक्टर के अक्रॉस में सभी जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर या फिर ये सभी चीजें, अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट ऐसे ही फॉलो करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम v के जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा आ जाता है। तो v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आर क्या होता है, यहाँ पे आर हो जाता है। तो यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, एक तरीके से हमारा कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस को भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलो अभी समझ लेते हैं इसके जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। ये पॉइंट्स डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, तो इनको थोड़ा सा कंसीडर करते हुए चलिएगा, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। बाकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे समझ लेते हैं इसके पॉइंट्स को। जो ओम्स लॉ होता है वो हमारा एप्लीकेबल होता है, डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है कंडक्टिव मटेरियल्स पे। मतलब कि ये जो हमारा ओम्स लॉ है वो ओनली ओनली अप्लाइड ऑन द कंडक्टिव मटेरियल, नॉट फॉर द नॉन कंडक्टिव या फिर सेमी कंडक्टिव मटेरियल। तो ये जो ओम्स लॉ होता है वो हमारा कंडक्टिव मटेरियल के लिए होता है। क्लियर, ठीक। ये जो ओम्स लॉ होता है ओनली एप्लीकेबल ऑन लीनियर सर्किट्स, मतलब कि जो हमारे लीनियर सर्किट्स होंगे उन पे ये हमारा एप्लीकेबल होगा। अब लीनियर सर्किट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखना लीनियर सर्किट्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉन लीनियर सर्किट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है कि फॉर अप्लाइंग दिस लॉ फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर शुड बी
कांस्टेंट। ठीक है, तो यहीं पे अभी मैंने बताया था कि फिजिकल जो कंडीशंस होती हैं वो हमारी रिमेनिंग कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वही चीज यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्योर वाटर। ठीक, ये डायरेक्टली आपसे एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है इट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन द प्योर वाटर, इन प्योर वाटर, रेन वाटर, मतलब इस तरीके से आपसे पूछा गया। तो जो रेन वाटर होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके से प्योर वाटर के उसमें फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ओम्स लॉ होता है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे याद रखना, नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्योर वाटर, मतलब प्योर वाटर में हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, इम्प्योर वाटर में हमारा ओम्स लॉ फॉलो करता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल ऑन द बोथ एसी एंड डीसी, मतलब कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो डीसी में तो हमारा एप्लीकेबल होता है, जिस तरीके से आप करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ानी पड़ेगी। इस तरीके से जो हमारा टर्म होता है वो आप देखोगे डीसी में एप्लीकेबल होता है डायरेक्टली, लेकिन एसी के कंडीशन में भी ये हमारा ओम्स लॉ हमारा डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे एसी के टर्म में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट का तो सेम रेशियो रहता है। अगर आप इसमें लोगे V प्रोपोर्शनल टू I ही रहता है, लेकिन जहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट क्या हुआ था, R हुआ था। तो यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट क्या होता है, इम्पीडेंस आता है। ठीक है, इम्पीडेंस आता है Z। ठीक है, तो Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। ठीक है, XC का ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आता है हमारा। ठीक, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा यहाँ पे इम्पिडेंस आपको देखने को मिलता है, और इम्पिडेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब ये एक्सएल क्या होता है, एक्ससी क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे जब पावर फैक्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पावर फैक्टर को जब हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे जब एसी एलिमेंट्स वगैरह पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर सर्किट वगैरह का छोटा सा एक डायग्राम हम देखें तो कुछ इस तरीके से सर्किट आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, आपकी बैटरी है और ये हमारा लोड जुड़ा होता है। बैटरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड के अक्रॉस में हम लोग वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, और लोड के अक्रॉस में क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो ये हमारा जो V लिखा हुआ है ये क्या हमारा शो कर रहा है, लोड के अक्रॉस में वोल्टेज का ड्रॉप, और ये क्या है हमारा लोड के क्रॉस में सप्लाई को हमने ऐड किया हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने मेंशन किया था वो आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये IV करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और VI करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देखो, अभी तक कि हमने जो यहाँ पे ये सभी चीजें समझी, V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये ले लें, इस तरीके से V को ले लें और यहाँ पे I को ले लें। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको वोल्टेज बढ़ती हुई दिखेगी, या फिर आप वोल्टेज को अगर बढ़ाते रहोगे तो करंट भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो इनका जो बीच का ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमारा एक तरीके से लीनियर ग्राफ आपको देखने को मिलता है। राइट, तो ये भी आपको बिल्कुल बेसिक है, तो ये भी आपको क्लियर होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके के ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं फ्रॉम द ओम्स लॉ। हाँ, तो अगर ओम्स लॉ को हम लोग स्टडी करते हैं तो हम दो तरीके के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ होता है हमारा IV करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा ग्राफ होता है हमारा VI करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग IV करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी करंट होती है, करंट फ्लो ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज, मतलब कि जो हमारी करंट है, जो हमारा कंडक्टर है, क्लियर, जो हमारा कंडक्टर है इसमें जो हमने वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है, तो करंट फ्लो ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होती हुई दिखाई दे रही थी। और जो VI करेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें उसका टर्म क्या क्लियर करता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब कि जो आपने देखा यहाँ पे, आपने जो यहाँ पे देखा कि इस लोड के अक्रॉस में क्या हो रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर हो गया? अगेन बता देता हूं कि IV करेक्टरिस्टिक्स में जो करंट होती है वो फ्लो हो रही होती है ड्यू टू द सप्लाई वोल्टेज, लेकिन जो VI करेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है जो हमारा लोड के अक्रॉस में या फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है वो क्यों हो रहा होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों के ग्राफ जो होते हैं वो हमारे लीनियर ही आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि अगर एक्स वाई एक्सेस पे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें यहाँ पे लीनियर लाइन एक देखने को मिलती है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो आईवी करेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो हमारी वाई एक्सिस पे कंसिडर किया जाता है वो आई को कंसिडर हम लोग करते हैं, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में वी को कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से वी आई करेक्टरिस्टिक्स में हम लोग वी को वाई एक्सिस पे कंसिडर करते हैं और आई को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, हमने पिछली वीडियो में क्या समझा था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो हमारा कंडक्टेंस के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। क्लियर। ठीक, और हमारा आर इज इक्वल्स, अभी हमने ओम्स लॉ से क्या समझा, आर इज वी इज इक्वल्स आई इंटू आर। क्लियर। तो अगर v को हम यहाँ पे भेज दें इसके अपॉन में, तो हमें r इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसी के अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो g इज इक्वल्स टू आई अपॉन वी देखने को मिल जाएगा। ये भी क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट, नो डाउट, है ना। तो अगर हम यहाँ पे आप जो ग्राफ है इस ग्राफ को हम के अकॉर्डिंग, अगर इस टर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो आई वी मतलब कि आई अपॉन वी, ठीक, आई अपॉन वी लिखेंगे। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। ठीक, v अपॉन आई लिखोगे। तो i अपॉन वी, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप, v अपॉन आई लिख रहे हो। तो i अपॉन वी क्या डिनोट कर रहा है, कंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो i अपॉन वी क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और v अपॉन आई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा i अपॉन वी है, मतलब कि जो अगर आपने i और v का करेक्टरिस्टिक्स खींचा, मतलब इनके बीच में अगर आपने ग्राफ को खींचा, तो ये जो स्लोप आपको बनती हुई दिख रही है ये हमारी स्लोप क्या दिखा रही होगी, कंडक्टेंस को दिखा रही होगी। ठीक है, स्लोप शो कंडक्टेंस। ठीक, इसी तरीके से अगर आप वी आई के बीच में ग्राफ खींचते हो, प्लॉट करते हो ग्राफ को, तो यहाँ पे जो आपको स्लोप दिखेगी वो क्या दिखेगी, आपको रेजिस्टेंस दिखेगी। क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आईवी का के बीच में जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें स्लोप क्या हमारी डिनोट करती है। तो आईवी वाली जो हमारी ग्राफ होता है उसमें जो हमारी स्लोप होती है वो कंडक्टेंस को डिनोट करती है, और ये हमारी रेजिस्टेंस को डिनोट करती है वी आई वाले में। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखने को मिलेगा कि आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको कंडक्टेंस मतलब कि जी देखने को मिला, और जी इज इक्वल टू आई अपॉन वी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जी की यूनिट क्या थी, मो थी, या फिर आप कह सकते हो सीमेन थी। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू i, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स r इंटू आई, और r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई, और इसका यूनिट क्या था, ओम था। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या दिखाएगा, रेजिस्टेंस दिखाएगा। क्लियर। ठीक है, किसी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। अब यहाँ पे समझना, अगर मैं इस एंगल को, अगर मैं इस एंगल को, ये जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल को घटाऊं या बढ़ाऊं, तो हमारे कंडक्टर की कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक, अब हम इस एंगल को कुछ बढ़ाते हैं, घटाते हैं, मतलब क्या करेंगे, एक बार में हम लोग पूरी तरीके से इस स्लोप को यहाँ पे लेके जाएंगे, आई के प्रोपोर्शनली लेके जाएंगे, और एक बार क्या करेंगे, इस स्लोप को वी के बिल्कुल रिस्पेक्टली लेकर के आएंगे। ठीक है, मतलब कि एक बार एंगल को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, और एक बार एंगल को क्या करेंगे, 90 करेंगे। ठीक, अगर हम लोग इस स्लोप को इस तरफ लेके आएंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, 90 हो जाएगा। और अगर हम इस स्लोप को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार चलो हम लोग ये करके देखते हैं। तो मतलब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू जो हमारा स्लोप होता है y इज इक्वल्स टू mc। आप देखोगे जो हमारी लाइन की वो होती है, इक्वेशन होती है, उससे आप देखोगे y इज इक्वल्स टू tan mc कुछ होता है। तो यहाँ पे जो tan हमारा आ रहा है, यहाँ पे जो एंगल हमें अगर कंसिडर करना है, तो tan इज इक्वल्स टू m, जो हमारा ये यहाँ पे स्लोप को हमारा दिखाता है, m क्या है, हमारा स्लोप को दिखाता है। तो tan इज इक्वल्स टू लंब बटे का आप लगाओ LAL KA। ठीक है, तो लंब बटे आधार, tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लंब क्या है आपका, ये अगर इसको हम लोग कंसिडर करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा आधार है, और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इस तरीके से अगर आप रखोगे तो आपको लंब क्या मिलेगा, BC मिलेगा, और यहाँ पे AB मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे L अपॉन A रखोगे तो आपको BC
यहाँ पे ए बी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको आप अगर वैल्यूज को पुट करोगे, आप देखो यहाँ पे जो आपकी ए बी, तो ए बी के उसमें क्या है, आपका वी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपकी वैल्यू है बी और सी, तो ये किसके हमारे अक्रॉस में है, ये हमारी आई के अक्रॉस में। ठीक है, तो अगर आप बी और सी गए, तो यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए बी जो लिखा हुआ है ये हमारा वी लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे बीसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखोगे क्या है, बी और सी के इसमें अक्रॉस में क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। तो बीसी के यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वी आ गया, और ए बी के उसमें क्या आ गया, रिस्पेक्ट में हमारा आई आ गया। ए बी के रिस्पेक्ट में आई आ गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आई आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा tan की वैल्यू है वो हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर आप जो थीटा है, थीटा की वैल्यू को आप पुट करो, ठीक, अगर आप, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारा एंगल है यहाँ पे, तो एंगल को एक बार क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, 90 कंसिडर करेंगे, और एक बार एंगल को हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि जो एंगल है, एंगल को एक बार हमने 90 कंसिडर किया, यहाँ पे एंगल को हमने 0 कंसिडर किया हुआ है। तो अगर हम लोग tan थीटा की वैल्यू को थीटा की जगह में 90 रखते हैं, तो tan 90 की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगी, इन्फिनिटी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम tan थीटा की जगह में tan 0 रखते हैं, तो हमें tan 0 की वैल्यू 0 देखने को मिलेगी। तो अगर हमारी tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इस कंडीशन पे आप देखोगे, इस कंडीशन पे आप देखोगे कि कुछ आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका स्लोप होगा वो हमारा कुछ हायर पे उसमें होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा होगा। और इस कंडीशन पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ये जो स्लोप है वो यहाँ पे होगा, और आपको 0 डिग्री का ग्राफ प्लॉटेड मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो कंडक्टेंस है वो आपकी इन्फिनिटी है, मतलब कि जो आपका कंडक्टिविटी होगी वायर की वो हमारी इन्फिनिटी लेवल पे होगी, और रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, 0 पे होगी। तो इस कंडीशन पे जो लोड होगा वो वर्किंग एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर हम लोग समझना यहाँ पे, अगर हम लोग इस स्लोप को 90 डिग्री कर दें, मतलब कि इसकी वैल्यू को, tan थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री रख दें, तो हमें कंडक्टेंस जो है वो इन्फिनिटी देखने को मिलता है, और रेजिस्टेंस जो है वो आपको 0 देखने को मिलता है। ठीक, और इस कंडीशन पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि लोड हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहा है, मतलब कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, और रेजिस्टेंस आपका उसमें 0 है। और अगर हम लोग थीटा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो थीटा tan 0 इज इक्वल्स टू 0 आपकी वैल्यू आती है। तो इस कंडीशन पे कंडक्टेंस आपको जो है वो 0 देखने को मिल रहा है, और रेजिस्टेंस जो है वो आपको इन्फिनिटी देखने को मिल रहा है, मतलब कि लोड जो है वो हमारा एज अ ओपन सर्किट वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, मतलब कि आईवी करेक्टरिस्टिक्स में, आईवी करेक्टरिस्टिक्स, ये आपका जो आईवी करेक्टरिस्टिक्स जो थी उनमें हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आईवी करेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक, और अब हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आई करेक्टरिस्टिक्स, वी आई करेक्टरिस्टिक। तो वी आई करेक्टरिस्टिक के लिए अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करते हो, और एक जगह पे आप थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस, जब आप 90 डिग्री पुट करो तो रेजिस्टेंस आपको इन्फिनिटी देखने को मिलेगा, और कंडक्टेंस आपको 0 देखने को मिलेगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू को आप 0 कंसिडर करते हो, तो आपको रेजिस्टेंस 0 देखने को मिलेगा, और कंडक्टेंस आपको इन्फिनिटी देखने को मिलेगा। अगेन, अगर रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी और कंडक्टेंस हमारा 0 है, तो लोड हमारा एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा। और अगर हमारा रेजिस्टेंस 0 है, कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, इन्फिनिटी है, तो लोड एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा। तो पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आता है, पॉइंट को याद रखना। अगर पॉइंट आप याद रख जाते हो, तो आप इजिली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर सकोगे। आप ये याद रखो, आईवी करेक्टरिस्टिक्स है, दो जगह आपकी आईवी करेक्टरिस्टिक्स है, और एक दो जगह आपकी वीआई करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वीआई है। अगर आईवी में हम लोग 90 डिग्री कंसिडर करें, ठीक है, स्लोप को अगर हम लोग 90 डिग्री लेकर के जाते हैं, तो उस कंडीशन पे हमें शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है, लोड हमारा वर्किंग एज अ शॉर्ट सर्किट। और अगर हम लोग वैल्यू को 0 रखते हैं, तो ये हमारा ओपन सर्किट देखने को मिलता है, ओपन सर्किट देखने को मिलता है।
इस तरीके से वीआई करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग लोड को 90 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी और कंडक्टेंस जो है वो हमें आपको जीरो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो लोड है वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है। और यहाँ पे जो वी आई है, वी आई करेक्टरिस्टिक में अगर हम लोग जीरो वैल्यू को पुट करते हैं, जीरो डिग्री को पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया। तो इस आप कंक्लूजन पॉइंट को नोट करके रखिएगा। अगर ये सारी चीजों में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रही है तो आप इस कंक्लूजन पॉइंट को नोट करके रखिएगा। पेपर में आपसे डायरेक्टली यहीं से आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, तो आई होप कि जो भी मैंने कंसेप्ट लिए हैं आज के ओम्स लॉ को आपको बहुत डिटेल्ड में आपको समझाया होगा। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है मे बी, पर ये सारी चीजें जो होती हैं वो ओम्स लॉ में कंसिडर की जाती हैं और इन सब से ही रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप ओम्स लॉ से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल जिंदगी मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। लाइक द ई बुक्स आपको फ्री बुक में मिल जाएगी। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे फ्री में आपको ई बुक्स देखने को मिल जाएंगे, डीजी नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड नोट्स मिल जाएंगे, टेक क्विजेस मिल जाएंगे, नॉन टेक क्विज और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाइक द एसएससी जेई, आईओसीएल जेई या फिर और भी जेई एग्जाम्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ठीक है, बेनिफिट उठा सकते हो। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्विज सॉल्व करना चाहे तो सर्च के ऑप्शन में क्लिक करिएगा, टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा, क्विज आपके सामने आएगी। क्विज सामने आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो क्विज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आपको स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर देना है। आपको 20 मिनट मिलेंगे 23 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 23 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्विज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। क्विज पे आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप अपना टिक मार्क वगैरह कर सकते हो। टिक करने के बाद सबमिट का एक ऑप्शन होगा 23 क्वेश्चन के बाद में। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा पोस्ट को अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखने को मिल जाएंगे। तो इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो जरूर इसका बेनिफिट उठाइएगा। बाकी वीडियोस वगैरह तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिल ही रही है। वीडियोस कैसी लगती हैं अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। अभी तक कि आप मेरे से यहाँ तक की कनेक्ट हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।